Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we're going to discuss about is strengthening the roots of an agroclimate market. Yeah, agro carbon market. So we will be talking about what is carbon market, and then we're going to understand how agriculture can play an important role in reducing the impact of climate change. So we will be talking about this important editorial. Second article is related to recent Supreme Court guidelines where they directed Ministry of Environment that they have to design a policy for conservation of sacred groves. So we will be discussing about the second article. Both the articles you can relate it with the environment segment, and pre and mains both एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट स्कीम दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. माइट बी अ पॉसिबिलिटी सून गवर्नमेंट विल discontinue with this scheme. So we will be discussing about that also. So let's start with the program now. The first important information that I have to convey you, अगर आप इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए एंड उसके बाद आप इस टेलीग्राम चैनल पे आएंगे एंड इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को अपनी रिवीजन के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्बन मार्केट. देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट कार्बन मार्केट ना, इन दिस वी ट्राई टू सेल एंड बाय कार्बन एज अ कमोडिटी. कार्बन को एक कमोडिटी की तरह हम सेल और परचेज कर रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके आप मान लीजिए मैगी खरीदने के लिए गए हैं, तो आप मैगी को खरीद सकते हैं और वो दुकानदार बेच सकता है. तो सेम इसी तरह से हम जब कार्बन को बाय एंड सेल दोनों कर सके, इसको आप कार्बन मार्केट कहते हैं. अब इसमें मैट्रिक्स ये रहता है कि भाई आपका 1 टन जो कार्बन है, 1 टन जो कार्बन है उसको आप एक कार्बन क्रेडिट कहते हैं. क्या कह देते हैं? एक कार्बन क्रेडिट. अब वैसे तो आपके पेरिस एग्रीमेंट में भी सेक्शन 6 के अंडर इसके बारे में बात की गई है. पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होगा 2015 में आया था, जहां पर हमारा मेजर फोकस था कि कैसे आने वाले समय में हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके और इसको टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड इंक्रीज ना होने दें. अब देखिए, यहां पर इसके अंडर वेरियस कंट्रीज ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपने बताया था, एंड विद दैट दे कमिटेड दैट दे विल इंश्योर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. नाउ टू इंश्योर दिस ऑब्जेक्टिव देयर इज समथिंग क्योटो प्रोटोकॉल से निकल के आता है, दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. लेट्स से एक तरफ है अपने मोदी जी एंड एक तरफ है मिलोनी जी. अब मिलोनी जी ने मोदी जी को फोन किया कि दैट उनका जो कार्बन है, कार्बन क्रेडिट है, जो उनकी लिमिट थी वो एक्सपायर हो रही है. मींस फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन अ कोटा ऑफ 1000 यूनिट ऑफ एमिशन, बट राइट नाउ दे आर एमिटिंग समवेयर अराउंड 1100 यूनिट्स. तो 100 यूनिट एडिशनल ये यहां पर जनरेट कर रहे हैं. सो इन दैट कंटेक्स्ट मिलोनी जी मोदी जी को कहती हैं कि हम यहां पर आपके इंडिया में 100 यूनिट का कार्बन का एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं. लेट्स से एक सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं हम, सोलर पावर प्लांट. अब इस सोलर पावर प्लांट में मान लीजिए लेट्स से हाइपोथेटिकली कैपेबिलिटी है 5 गीगावाट की. लेट्स से 5 गीगावाट एनर्जी ये जनरेट करेगा. नाउ इस 5 गीगावाट को अगर कोल से हम जनरेट करते तो उससे कितना एमिशन होता, उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, उतना ही यहां पर इनको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा. बिकॉज सोलर पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे. तो इसीलिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आपका एक ऐसा, आप ये कह सकते हो कि वे है थ्रू विच वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस कार्बन मार्केट. तो आर्टिकल 6 में पेरिस एग्रीमेंट में इसके बारे में जिक्र किया गया, एंड क्योटो में भी जो आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म निकल के आता है उसमें भी सेम बात की गई है. नाउ दिस वाज द
कंटेक्स्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। करंटली क्या डेवलपमेंट हुई है? रिसेंटली देयर वाज अ मीटिंग ऑफ UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो बाकू में हुई थी अजरबैजान में। इस मीटिंग में हम सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट को बनाना चाह रहे हैं कार्बन के लिए। तो कहते हैं इसके रिगार्डिंग अगर आप देखें, दो तरह की कार्बन मार्केट होती है, एक होती है कंप्लायंस, एक होती है वॉलंटरी। कंप्लायंस में दोज जिनके पास एक टारगेट गिवन है, अगर वो उससे एक्सीड करते हैं दे विल बी पेनलाइज। तो यहां पर ये रेगुलेटेड मार्केट है जहां पर आपकी कोई भी एंटिटी है उसको परचेज करना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट अगर वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाती है। दूसरी है वॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या होता है कि आप, ये एक अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी तरह से एमिशन को अगर कम करते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, तो आप इस क्रेडिट को सेल ऑफ कर सकते हैं इन कंट्रीज को भी जिनमें कंप्लायंस वाला मैकेनिज्म है और अपनी कंट्री के अंदर भी। अब इंडिया ने ऐसी दो स्कीम्स लॉन्च की थी। वन वाज आपका दैट इज पैट स्कीम। पैट स्कीम क्या है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसमें कुछ सर्टेन सेक्टर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इनको हमने कुछ टारगेट्स दिए कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा करोगे तो आपको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को बाय करना पड़ेगा, अगर आप उससे कम करते हो तो उस केस में आपको यहां पर सर्टिफिकेट इशू होंगे। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से हम दो कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से टाटा स्टील एंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम जिंदल स्टील। अब इन दोनों को यहां पर लिमिट दी थी कि आप 100 यूनिट कार्बन एमिट कर सकते हैं। तो इस केस में मान लीजिए टाटा एक टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है यूरोप से और ये मात्र 80 यूनिट ही कार्बन एमिशन करता है, वेयर एज जिंदल स्टील क्योंकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड था तो ये 120 यूनिट कार्बन को एमिट करता है। तो यहां पर जो टाटा स्टील है इसको 20 क्रेडिट इशू किए जाएंगे, यानी 20 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे एंड इसको ये जिंदल को बेच सकता है। अगर कोई और आपका पोटेंशियल कैंडिडेट है जो विलिंग है इसे परचेज करने को तो उन्हें भी बेच सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये सर्टिफिकेट इशू होंगे जो अपने सरप्लस रिडक्शन कर पाया, ज्यादा रिडक्शन कर पाया है आपके एमिशन के अंदर, और इसे खरीदेगा कौन? जो एमिशन के टारगेट्स को कंप्लायंट नहीं कर पाया, अदरवाइज उन्हें पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रीन हाउस एमिशन को हम कम करें। दूसरी जो स्कीम थी दैट वाज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सबको भी कार्बन क्रेडिट की श्रेणी में हम डाल सकें। मींस वी वांट कि भाई एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म या इंसेंटिव हम प्रोवाइड कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट कर सके। अब ऐसा इंडिया में हो भी रहा है। आर्टिकल में दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हरियाणा का और मध्य प्रदेश का। कहते यहां पर जो आपके किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं काफी सारे, एंड कई बटाई पे काम करते हैं। बटाई इन द सेंस कि जिन्होंने लीज पे ले रखा है लैंड, एंड इन दैट केस व्हाट दे हैव टू डू इज, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। नाउ दे आर जनरेटिंग कार्बन क्रेडिट्स in the sense कि they are emitting less amount of carbon dioxide and absorbing more. So in that case इनको यहां पर कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए था, बट बिकॉज लैंड इनके नाम पे नहीं है तो फ्रिक्वेंटली इनको पेमेंट्स डिनाई की जाती है। कई बार आप 99% केसेस में देख रहे हैं कि पेमेंट टाइमली नहीं हो रही है, तो वो प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहां पर सबसे पहले समझना होगा कि ये जो कार्बन मार्केट है इसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो जहां पर आप अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, ऐसी कोई भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं दैट कैन लीड टू कार्बन क्रेडिट्स। फॉर एग्जांपल एग्रो फॉरेस्ट्री, टिलेज को आप रिड्यूस कीजिए या प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो कीजिए। तो इसमें दो मेजर प्रिंसिपल्स आपके अप्लाई किए जाते हैं। वन इज एडिशनैलिटी, वेयर यू इंश्योर दैट without this project there will be certain amount of carbon dioxide that will be released.
मतलब आप यहां पर ये शोकेस कर रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो इस केस में आपका पोल्यूशन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो सकता था। दूसरा है जहां पर आप कहते हैं परमानेंस, मींस द प्रोजेक्ट शुड बी लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द परमानेंस। जनरली अगर आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इसमें काउंट करोगे तो क्या होगा कि 6 महीने में कट गई, तो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, तो उसके केस में नहीं मिलेगा। फिर अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो बात अलग है, बट यहां पर अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स को ही यूज कर रहे हो एंड इन दैट केस फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को यूज करो, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव द एडिशनल कार्बन क्रेडिट इन दिस केस। तो दैट इज देयर। अब इसमें क्या चैलेंजेस है, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया छोटे किसान हैं हमारे यहाँ पे, 85% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड मास कि भाई वो बहुत लार्ज स्केल पे इसको प्रैक्टिस कर सके। सो इन दिस केस वी हैव टू इंश्योर कि भाई आप सभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन देखें एंड इवन वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन इसमें देखें, जो कि बहुत लो है इसमें। देन ऑलमोस्ट मैक्सिमम केस में people are either not aware and they are not well trained. For example, let's say if I am going for organic farming. Now organic farming में what are do and don'ts कुछ हद तक किसानों को पता होगा, बट यहां पर वो सब चीजें कार्बन क्रेडिट के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं वो नहीं पता है। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि 45% किसानों को तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है और 60% के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि वो इस चीज को प्रॉपरली हैंडल कर सके। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल बैरियर, 99% ऑफ द फार्मर्स उनको पेमेंट्स मिली ही नहीं है और इस वजह से वो क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं इस तरह की चीजों को। तो दैट्स व्हाई हमें यहां पर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पेमेंट टाइमली हो। इंक्लूसिविटी को हमने इंश्योर करना होगा। Like for example, the marginal farmers, the female, every community should participate in this. And in addition to this, payment should be on timely basis and with appropriate training and awareness generation campaigns. लोगों को पता होगा तभी वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लास्ट में we have to ensure कि भी टेक्नोलॉजी फ्रंट पे we do certain development so that आप इस पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है वो कह रहा है कि भाई उसने लाइक कार्बन रिडक्शन किया है, तो हाइपोथेटिकली राइट नाउ वी डू नॉट हैव दोज काइंड ऑफ मशीन्स, लाइक वो सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह वैसी चीजें हम यूज नहीं कर रहे, तो हमें उन चीजों को प्रमोट करना होगा। हाइपोथेटिकली तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई ठीक है कागजों में वो बात कर रहे हैं, वो ग्रीन वॉशिंग हो गया, बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि हमें एक कॉन्क्रीट एविडेंस बेस्ड अप्रोच लेके आनी पड़ेगी और उसके लिए टेक्नोलॉजी लिवरेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग जस्ट लाइक कि यू आर प्रमोटिंग ई व्हीकल्स बट 50% ऑफ योर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द कोल सेगमेंट। तो ये ग्रीन वॉशिंग बन गया कि भाई आप कह रहे हो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है, आपका इन्वायरमेंटल जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम हो रहा है, बट वो सोर्स पे ना होके वो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां पर हो रहा है, तो वो ग्रीन वॉशिंग की कैटेगरी में आ गया कि आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो दैट इज देयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस आर्टिकल में आपको याद रखनी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू सीक्रेट ग्रुप्स। यू माइट हैव सीन अ मूवी कॉल्ड कंतारा। कंतारा में जैसे आपने फॉरेस्ट के देवता देखे, तो लाइक लोकल पॉपुलेशन का उसमें बहुत विश्वास था। तो द सेम थिंग सीक्रेट ग्रुप्स आपकी वो हैं, यानी एक ऐसा पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो किसी कम्युनिटी के लिए माइट बी कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता हो या हो सकता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता हो। तो इन दोनों ही केसेस में आप क्या कहोगे कि ये सीक्रेट ग्रुप की कैटेगरी में आती है। इन इंडिया कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, बट द थिंग इज देयर इज नो कॉन्क्रीट पॉलिसी which deals with the secret groups. So that's why recently Supreme Court told the central government, especially the Ministry of Environment, that you have to design a policy so that we can conserve the forest area.
अब इससे बेनिफिट क्या निकल के आएंगे? कहते हैं जी आप कल्चरल इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं एक तरह से प्रिजर्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन नाउ डेज जब सोसाइटी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है अपने सामने कि जो कल्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल कल्चर या किसी एरिया का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जा रहा है। तो इन दिस केस वी कैन समवेयर स्पिरिचुअल और कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रल पार्ट बना पाएंगे कंजर्वेशन के लिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू दिस डेफिनेटली फॉरेस्ट किस चीज में हेल्प करते हैं? Like they provide ecosystem services like clean air, water, they stop soil erosions, so they are biodiversity hotspots. So basically they will act as a ecological एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल की तरह आप इसे शोकेस कर सकते हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं, ये सेक्रेड ग्रुप्स आपको केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, काफी सारे एरिया में देखने को मिलती हैं। अब जैसे कुछ एक एग्जाम्पल, देव वन हो गया हिमाचल में, देवराकुंडू कर्नाटका में, कवू आपका जैसे केरला में है। तो ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आप याद रख सकते हैं। बट इन एडिशन टू दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड कि भाई देखो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, दैट वी डू नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दैट हाउ एंड who gonna conserve these forest। तो एक बॉटम अप अप्रोच आनी चाहिए जिसमें कम्युनिटी का रोल हमें हाईलाइट करना चाहिए, एंड इन एडिशन टू दिस देयर शुड बी प्रॉपर सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन विद विच वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट इंडिया में ये एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव टू टेक द प्रोटेक्शन मेजर्स, जहां पर आप लोकल अथॉरिटीज को वहां पर इंश्योर करोगे कि वो पार्टिसिपेट करें, एंड मोर ओवर अनऑथराइज्ड जो भी उसमें इंक्रोचमेंट होगी आप उसे रिमूव करोगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कम्युनिटी रिजर्व को हम प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैंने आपको कहा इंक्रोचमेंट, दूसरा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे मॉडर्न सोसाइटी का इंपैक्ट, एंड लीगल प्रोटेक्शन ना होना। ये तीन आपके मेजर चैलेंजेस हैं आपके सामने। अब इसमें कुछ राजस्थान के एक पिपलंत्री विलेज का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल आप यहां पर लाइक साइट कर सकते हैं, आपके आंसर में आपको हेल्प करेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी टेल यू, देखो यूपीएससी जर्नी इज नॉट वेरी इजी। समटाइम यू हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम while revising the things. So if you need any help, you can join our prelims crash course, and in this आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करना है हमारी वेबसाइट पे जाके। अगर कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज high cost of financing, fiscal deficit, why the gold bond scheme could end. Now, the objective of sovereign gold bonds were to discourage people from buying real gold या physical gold. So, in this, हम market value के ऊपर एक certain amount of interest pay कर रहे थे, that was somewhere around 2.5%. इसमें अर्ली रिडेम्पशन के ऑप्शंस थे। वैसे तो 8 ईयर का ये बॉन्ड था जिसमें 5 साल के बाद आप इसे बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, दैट वाज द थिंग। तो यहां पर अगर आप बात करें तो इसमें ट्रेडेबिलिटी थी, यू आर गेटिंग टैक्स एग्जम्पशंस, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग रहा था इस पे, यू कैन सेल इट ऑफ इनटू द सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा द गोल्ड प्राइसेस दैट यू आर हैविंग राइट नाउ प्लस 2.5 एनुअल इंटरेस्ट रेट, दैट इज द अमाउंट दैट यू विल गेट इन दिस केस। तो यहां पर अब इस मंशा के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम इंपोर्ट्स को कम कर देंगे, गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब क्यों ऐसा हो सकता था? बिकॉज ये सेफ है। फिजिकल गोल्ड में आइदर यू हैव टू स्टोर देम इनटू द लोकर्स, और या आप क्या करते हो उसको कहीं ना कहीं लाइक आप ये कह सकते हो घर के तिजोरी में रखेंगे, तो दोनों सेफ नहीं है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो, लॉकर से कोई लेके आ रहा है, बीच में चोरी चकारी हो सकती है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमारा यहां पर यह था कि भाई एक हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देके लोगों को इंकरेज करना चाहते थे सो दैट दे पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम।
तो बेनिफिट में स्टोरेज और सिक्योरिटी का बेनिफिट, एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, गोल्ड की कॉस्ट तो मिल ही रही है, प्लस 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, 5 साल बाद आप सेकेंडरी मार्केट में इसे बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, मतलब लाइक आपके लिक्विडिटी के ऑप्शंस यहां पर काफी अच्छे, इजीली आप इसे बेच पाते हैं, वो चीज आपको देखने को मिल रही थी। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है कि गोल्ड का एकदम से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। प्लस अब देखो ना, मान लो किसी ने आज से 5 साल पहले गोल्ड खरीदा हो तो समवेयर अराउंड 30-40,000 के आसपास होगा गोल्ड का प्राइस, अब 80 के आसपास पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। प्लस 2%, 2.5% आप इस पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, गवर्नमेंट कहती है यार ये बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, इससे बेटर तो अगर लोग फिजिकल गोल्ड खरीद लेंगे तो भी हमारे लिए बेटर है, एटलीस्ट वहां पर अपने पास इतना बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन नहीं इंक्रीज हो रहा है। Moreover, recently the duties on the gold was reduced and because of which आजकल फिजिकल गोल्ड की डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है। प्लस मैरिज सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन था तो वो भी था। अब यहां पर अपने पास लाइक पहले ट्रेंचेस बहुत ज्यादा थे, बट अब वो रिड्यूस होके हो रहे हैं 2 के आसपास। तो लाइक पहले 10 के आसपास ट्रेंचेस लॉन्च किए जा रहे थे, अब 2 करे जा रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे स्कीम आपकी खत्म हो जाए। तो दैट्स व्हाई अभी ये स्कीम आपकी न्यूज में थी। अब इसमें अगर हम देखें तो फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कहते हैं आप रिव्यू कीजिए एंड क्या ये अभी भी रेलेवेंट है, अगर है तो इसे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज स्क्रैप कर दीजिए। कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जैसे इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है या फिस्कल एफिशिएंसी है, उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, या आप कोई ऑल्टरनेटिव इसका ढूंढ सकें तो वो भी आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। विद दैट अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो वेल एंड गुड, बट आपको एक कॉन्क्रीट पॉलिसी इसमें चाहिए होगी। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर इन टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द डिस्कशन। अब अगर आपने लाइक किया है, यहां तक पहुंच गए, तो जाने से पहले एक बार लाइक बटन जरूर से दबा देना। तो मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहूंगा, धन्यवाद।